हेलो एवरीवन, वेलकम इन द फोर्थ पार्ट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि पूरे चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं पे जो है रिवोल्ट जो है चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो मिडिल क्लास वाले हैं वो चुप नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जो है रेवोल्यूशन लेकर आना चाहते थे। तो 1848 के अंदर क्या होता है, रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। अब ये जो लिबरल्स वर्ड है ना, इसका मतलब यही है कि मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे थे कि एक नेशन स्टेट होना चाहिए, ठीक है। और साथ में ही वो कह रहे थे कि पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल के अंदर वो क्या चीज़ की डिमांड कर रहे थे कि हमारा अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब कि क्या है, लोग इकट्ठे हो सकें। एसोसिएशन का मतलब है कहीं पे भी हम जैसे गैदरिंग करते हैं इस टाइप से। और प्रेस को भी पूरी फ्रीडम होनी चाहिए कि आप कुछ भी न्यूज़पेपर में जो है छाप सकते हैं। इस तरीके से क्या है, ये इनकी डिमांड्स थी सारी की सारी मिडिल क्लास वालों की। तो अब ये जो है इस डिमांड को पूरा करने के लिए जो मिडिल क्लास वाले हैं वो जर्मन रीजन के अंदर क्या करते हैं, वो फॉर्म्ड करते हैं, बनाते हैं ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, ठीक है। ऑल जर्मन जो नेशनल असेंबली है ये कहाँ पर बनाई जाती है, जर्मनी में बनाई जाती है। और किन के थ्रू बनाई जाती है, मिडिल क्लास वाले लोगों के थ्रू बनाई जाती है। इसके अंदर टोटल जो है 831 क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। अब ये जो मेंबर्स है ये सारे के सारे असेंबल्ड होते हैं 18 में 1848 को सारे इकट्ठे होते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर। अब ये जो पार्लियामेंट है इसको पहले मतलब कि एज अ चर्च यूज किया जाता था। तो उस चर्च का नाम था सेंट पॉल चर्च, ठीक है। सेंट पॉल चर्च जो है पहले के टाइम पे था, बट अब इसको एज अ पार्लियामेंट जो है यूज किया जाता है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर जो है मिडिल क्लास वाले 831 जो है मेंबर इकट्ठे होते हैं और वो ड्राफ्ट करते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन को, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं वो अपना। फिर अब ये क्या करते हैं, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं ना तो कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, मतलब कुछ लोगों को ये देखते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया पीजेंट्स हैं, किसान होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं और आर्टिशियंस होते हैं, ठीक है। इन लोगों को क्या है यहाँ पे इग्नोर किया जाता है। जब अब आप इनको इग्नोर करोगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम, इनके राइट्स के लिए कुछ बोलोगे नहीं, तो ये क्या करेंगे, ये अपना सपोर्ट जो है पीछे खींच लेते हैं और विड्रॉ कर लेते हैं। किस चीज़ से, रिवोल्ट से, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये जो मिडिल क्लास वाले हैं ये अपना जो रिवोल्ट है ये इसी तरीके से क्या है चला रहे हैं, ठीक है। ये अपनी डिमांड्स जो हैं इसी तरीके से आगे लेकर बढ़ते हैं। तो ये जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं ये जो है जाते हैं किसके पास, प्रूशिया के किंग के पास जाते हैं, ठीक है। प्रूशिया के किंग जो है उस टाइम पे कौन थे, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, ठीक है। ये जो है फोर्थ फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया ना खुद का, ये कहते हैं कि प्लीज एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया आप इसको एक्सेप्ट कर लो। अब कौन राजा है जो ऐसे चाहेगा कि उसकी कंट्री के अंदर जो है मिडिल क्लास वाले रूल करें और ये जो है मतलब गद्दी से हट जाए। तो ये क्या कहता है, नो, मुझे ये, मैं ये चीज़ जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और वो कहता है कि गेट आउट, यहाँ से निकल जाओ आप, ठीक है। तो अब क्या है, इस तरीके से ये जो मूवमेंट है ये क्या हो जाती है, एक तरह से फेल हो जाती है, ठीक है। जो जर्मन के अंदर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली वाले लोग जो हैं इकट्ठे होकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर मतलब एक्सेप्ट करने के लिए जो है फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के पास जाते हैं, फिर आगे वो भी ना कर देता है। तो इस तरीके से क्या है, ये मूवमेंट फेल हो जाती है। बट अब क्या होता है कि ये जो किंग था इसको कहीं ना कहीं जो है मतलब मोनार्क, जितने भी मोनार्क थे, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पे डर जाते हैं कि ये लोग तो ऐसे इकट्ठे होकर आते हैं और अपने राइट्स मनवाने के लिए बोलते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनको कुछ ना कुछ जो है कंसेशन देनी पड़ेगी। तो अब ये कंसेशन में क्या करते हैं, इनको खुश करने के लिए ये थोड़े बहुत जो हैं इनके फेवर में रूल्स निकाल देते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या बता रखा है कि ये क्या करते हैं, जो सर्फडम है और बॉन्डेड लेबर थी, ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, हैब्सबर्ग और रशिया से क्या है, इनको क्या कर दिया जाता है, मतलब खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ही अब यहाँ पे क्या है, जो हैब्सबर्ग रूलर्स थे, ठीक है, जो वहाँ के किंग थे, वो क्या करते हैं यहाँ पर हंगेरियंस इन 1867 के अंदर इनको इनकी क्या देते हैं, ऑटोनॉमी दे देते हैं कि अपना शासन आप खुद करो, ठीक है। जो हैब्सबर्ग के रूलर्स होते हैं, ठीक है, किनको कह रहे हैं, हंगेरियंस को बोल रहे हैं कि आप अपना रूल अब से खुद कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये स्टोरी जो है देखो, यहाँ से आपको ये जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। देन इसके बाद क्या होता है कि अब द मेकिंग ऑफ जर्मन एंड इटली ब्रिटेन। अब यहाँ पे आपको जो है तीन जो है कंट्रीज के बारे में अलग अलग जो है आपको स्टोरी जो है आएगी, ठीक है। और इनके अंदर से एक तो पक्का आना है ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों की तीनों। अब यहाँ पे देखते हैं कि जर्मनी की जो मेकिंग है, यूनिफिकेशन जो है जर्मनी का किस तरीके से हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक आपने स्टोरी देख ली है कि ये जो है जर्मन के जो लोग हैं वो मिडिल क्लास लोग जो है इकट्ठे होकर कहाँ जाते हैं, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के पास जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक की स्टोरी आपको पता है।
तो देखो यहाँ पर क्या है, पहले ये देख लेते हैं कि ये आपका सारा क्या है, जर्मनी है एक तरह से, ठीक है। अब सबसे बड़ा जो एम्पायर था वो था प्रूशिया का, ठीक है। ये प्रूशिया जो रेड कलर का मतलब स्केच किया गया है, ठीक है, ये है प्रूशिया। तो क्या है कि देखो क्या होता है कि जो विलियम फोर्थ होता है, ये जो विलियम फोर्थ है, इसके पास ये लेकर जाते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये इसकी जो है डेथ हो जाती है। तो अब न्यू जो किंग बनता है वो बनता है केसर विलियम फर्स्ट, ठीक है। अब केसर विलियम फर्स्ट ये सोचता है कि वैसे भी लोग जो है रिवोल्ट कर रहे हैं हर जगह पर, तो कभी ना कभी तो वो जीत ही जाएंगे। तो ये क्या करता है, ये खुद ही डिसीजन ले लेता है कि मैं सारी जर्मनी को यूनिफाई करूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक की ये स्टोरी हो गई। अब क्या होता है कि जो केसर विलियम फर्स्ट है, यही वाले जो केसर विलियम फर्स्ट है, ये कॉल करते हैं, ठीक है, चीफ मिनिस्टर को। अब चीफ मिनिस्टर कौन है, ओटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है। अब ये भागा भागा जाता है, बोलता है कि केसर विलियम वन को, हाँ जी बताओ कि क्या कहना चाहते हो आप। तो ये आगे ऑर्डर देता है केसर विलियम किसको, ओटो वन बिस्मार्क को, कि जाओ और सारी यूनिफाई कर दो किसको, जर्मनी को। सारी जर्मनी के जो रीजन है, छोटे छोटे स्मॉल रीजन जो हैं, उनको क्या कर दो आप, जाकर यूनिफाई कर दो, ठीक है। अब ये छोटे छोटे रीजन ये वाले हैं सारे के सारे, ठीक है। देन अब क्या होता है कि जो ओटो वन बिस्मार्क है वो जो है सपोर्टेड बाय द प्रूशिया आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। जो प्रूशिया की आर्मी है, ठीक है, जो केसर विलियम फर्स्ट है वो आर्मी भी तो देगा, और जो ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, ये दोनों ही सपोर्ट करते हैं किसकी, ओटो वन बिस्मार्क की। तो अब इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो प्रूशिया है, ये जो है 7 साल तक लड़ता रहता है, ठीक है, और 3 जो है ये वॉर्स करता है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। और इस तरीके से पूरे जो है प्रूशिया जो है पूरे जर्मनी के ऊपर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है, और जर्मनी जो है क्या हो जाता है, यूनिफाई हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, ओटो वन बिस्मार्क जो है वो ही क्या करते हैं, यूनिफाइड करते हैं किसको, जर्मनी को। देन इसके बाद क्या होता है, 1871 के अंदर जो है केसर विलियम जो फर्स्ट है, ठीक है, उनको क्या है, जर्मन एम्परर जो है बना दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है जर्मनी की स्टोरी जो है ख़त्म हो जाती है, ठीक है। देन इसके बाद आपको आती है यूनिफिकेशन ऑफ इटली की स्टोरी। अब देखो यूनिफिकेशन ऑफ इटली के अंदर आपको बता रखा है कि जो इटली है उस टाइम पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो है बताया गया कि ये 7 जो है स्टेट्स के अंदर डिवाइडेड था। और जो गुजीपी मजीनी, इसके अंदर क्या है, जो इटली को यूनिफाई करने में जो है काफ़ी लोग जो हैं उनका कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि जो गजीपी मजीनी थे, ठीक है, जिन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी भी अपनी बना रखी थी, वो भी इटली को यूनिफाई करना चाहते थे, बट वो फेल हो गए थे, ठीक है। इसलिए जस्ट उनका जिक्र तो आएगा, बट उनके बारे में ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इटली जो है वो 7 स्टेट्स के अंदर डिवाइडेड था। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है पोर्शन यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं जो आपको याद रखने हैं। तो ये जो 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, इसको सरदेनिया पिडमोंट जो है एरिया बोला जाता है। यहाँ पे क्या था, जो प्रिंस था इटली का वो यहाँ पे रूल करता था। देन इसके बाद ये जो है नॉर्दर्न पार्ट, जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर जो है वो रूल करता था। देन यहाँ पे ये जो सेंटर का एरिया, यहाँ पे पोप रूल करता था। और 3rd नंबर पर ये जो साउदर्न जो एरिया है वहाँ पे बर्बन किंग ऑफ स्पेन जो है वो रूल किया करते थे। तो इस तरीके से क्या है, हर जगह पर अलग अलग टाइप का रूल चल रहा है। अब इटली को क्या करना था, ये एक टारगेट था कि इटली को यूनिफाई किस तरीके से किया जाए। गुजीपी मजीनी ने जो है स्टेप उठाया, बट उन्होंने ट्राई किया, बट वो यूनिफाई नहीं कर पाए थे। देन इसके बाद क्या होता है, जो यहाँ के किंग थे, ठीक है, जो प्रिंसली स्टेट है वहाँ के जो प्रिंस थे, ठीक है, उनका नेम क्या है यहाँ पर, विक्टर इमैनुअल सेकेंड, ठीक है। अब ये जो है किंग है सरदेनिया पिडमोंट के, ये क्या करते हैं, अपने चीफ मिनिस्टर को बुलाते हैं, उसको कॉल करते हैं, कैव्योर को, ठीक है। कैव्योर जो है उसके चीफ मिनिस्टर है, और इनको बोलते हैं कि आप जो है पूरे इटली को जो है क्या कर दो, यूनिफाई कर दो। ये तो इनके अंडर है ही है, प्रिंसली स्टेट है, ठीक है, कि ये जो एरिया ये सारा का सारा जो है कैव्योर को बोलते हैं कि आपने यूनिफाई करना है इटली को। तो अब यहाँ पे जो कैव्योर है, ठीक है, वो डिप्लोमेटिक टाइप का पर्सन था, ठीक है। वो क्या करता है, उसकी फ्रांस के साथ अच्छे रिलेशनशिप बने हुए थे, ठीक है। तो वो फ्रांस की हेल्प लेता है, और ये जो नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर का यहाँ पे रूल था, तो क्या करता है, फ्रांस की हेल्प लेता है कैव्योर, और यहाँ से क्या है, इनको भगा देता है। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर ये जो है जो प्रिंस होते हैं उनका ही रूल स्टार्ट हो जाता है, मतलब इमैनुअल सेकंड का ही रूल यहाँ पर आ जाता है। देन उसके बाद क्या है कि ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जो साउदर्न साइड है, अब यहाँ पे क्या है, बर्बन किंग ऑफ स्पेन का जो है रूल होता है। तो यहाँ पर जो कैव्योर है वो क्या करते हैं, गुजीपी गैरीबेल्डी जो है, यहाँ पर क्या उनकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी आर्मी होती है, तो कैव्योर क्या है, इनकी हेल्प लेते हैं यहाँ से इनको भगाने में, बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन को
भगाने में, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, अब कैवियोर जो है अपना कब्जा कर लेता है, मतलब इमैनुअल सेकंड का जो कब्जा यहाँ पर भी हो जाता है, यहाँ पर भी हो जाता है, यहाँ पे तो ऑलरेडी उनका है ही है। तो ऐसे में क्या होता है, जो पोप होता है, ठीक है, वो यहाँ से डर कर क्या है, भाग जाता है। जो पोप है वो, उसको ये लगता है कि सभी जगह तो कब्जा हो गया, तो अब इसकी भी बारी है, ठीक है, तो ये खुद ही सरेंडर कर देता है। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे जो है इटली पूरा का पूरा जो है वो क्या हो जाता है, यूनिफाई हो जाता है। कह रहे कि 1860 गुजिपी गैरिबेल्डी मार्च्ड इनटू साउथ इटली ओवर, ये तो आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो है क्लियर कर दिया सारा का सारा। और जो पोप है वो सरेंडर कर देता है। 1861 के अंदर जो क्या है, जो इटली है वो क्या हो जाता है, यूनिफाई हो जाता है। देन इसके बाद आपको ब्रिटेन की स्टोरी आ जाती है। ब्रिटेन के अंदर है क्या है, एकदम से मतलब सडन कोई चेंज नहीं है वहाँ पे, बहुत लॉन्ग प्रोसेस के बाद जो है, मतलब जो ब्रिटेन है उसको यूनिफाई किया गया है। ये बहुत ही एक तरह से ब्रिटेन का जो केस है ना, उसको स्ट्रेंज केस भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो आपको ब्रिटेन के बारे में बताया गया है कि ब्रिटेन भी जो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, स्कॉटलैंड है, ठीक है, फिर इंग्लैंड है, वेल्स है और आयरलैंड है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने बताया गया कि जो स्कॉटलैंड है वहाँ पे जो स्कॉट्स पीपल है वो रहते हैं, वेल्स के अंदर वेल्स पीपल रहते हैं, और इंग्लैंड के अंदर इंग्लिश पीपल रहते हैं, और आयरलैंड के अंदर आयरिश पीपल रहते थे। अब क्या होता है कि जो ये जो वेल्स का पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, इंग्लैंड का 1565 से ही जो है इंग्लैंड का पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो अब ये जो इंग्लैंड है, अब ये सोच रहा है कि पूरा का पूरा जो है, मतलब मैं सब जगह पे स्कॉटलैंड पर, आयरलैंड पे, हर जगह पर कब्जा कर लूँ, इंग्लैंड सोच रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि इन द ईयर 1688 के अंदर जो इंग्लिश पार्लियामेंट है सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की। अब ये क्या करते हैं कि जो यहाँ पे देखो क्या है, इंग्लैंड के अंदर पहले क्या है, मोनार्की सिस्टम चलता था। तो क्या है, मोनार्की सिस्टम को उखाड़ के फेंक दिया जाता है और इंग्लिश पार्लियामेंट यहाँ पे बन जाती है, ठीक है। कब बनती है, 1688 के अंदर। अब क्या होता है कि जब ये जो इंग्लिश पार्लियामेंट बन जाती है, उसके बाद क्या होता है, एक्ट ऑफ यूनियन जो है मतलब साइन किया जाता है 1707 के अंदर। एक्ट ऑफ यूनियन जो है, ठीक है, अब साइन हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इंग्लैंड है वो स्कॉटलैंड के ऊपर भी क्या कर लेता है, अपना कब्जा कर लेता है। और जो इंग्लैंड है और स्कॉटलैंड है ये एक ही हो जाते हैं। वेल्स तो पहले ही इसमें मिल गया था इंग्लैंड में, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों भी क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। और इस तरीके से ये सारा का सारा ये जो आपका एरिया ये वाला, ठीक है, ये क्या बन जाता है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये जो पार्ट है आपका बन जाता है। अब क्या होता है कि ये जो आयरलैंड है, ये जो आपको आयरलैंड यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पर क्या है, 2 टाइप के लोग रहते हैं, एक तो कैथोलिक्स थे, दूसरा थे प्रोटेस्टेंट, ठीक है। इन दोनों के बीच में ही क्या आपस में कन्फ्लिक्ट रहता था, कन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव रहता था, आपस में बनती नहीं थी इनकी। जो कैथोलिक थे वो मेजोरिटी के अंदर थे, जो प्रोटेस्टेंट थे वो मिनॉरिटी में थे, कम संख्या में थे। अब क्या होता है कि ये जो है इंग्लैंड के लोग हैं वो प्रोटेस्टेंट जो कम मात्रा में थे उनकी हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं इधर से, ठीक है, कि हम आपके पीछे आपकी सपोर्ट के लिए तैयार खड़े हैं। तो इस तरीके से क्या है, जो कैथोलिक हैं वो क्या करते हैं, इनका अपोज करते हैं, ठीक है, और इंग्लैंड का भी अपोज करेंगे फिर तो, कि आप सारे इकट्ठे एक हो गए हो, ठीक है। कैथोलिक अब खतरे में आ जाते हैं, यहाँ पे अपोज करते हैं। तो यहाँ से ही एक पर्सन है वोल्फ टॉन, ठीक है, वो भी रिवोल्ट जो है स्टार्ट करता है इंग्लैंड के खिलाफ। बट क्या है, इंग्लैंड वाले तो 1 मिनट में दबा देंगे इनको, ठीक है। तो ये क्या है कि फेल हो जाती है इनकी रिवोल्ट। फिर क्या होता है कि आयरलैंड वॉज फोर्सिबली टेकन इन टू द यूनाइटेड किंगडम इन द ईयर 1801 के अंदर, 1801 के अंदर जबरदस्ती ये जो आयरलैंड है, ठीक है, ये जो आयरलैंड है 1801 के अंदर क्या कर लिया जाता है, अपने अंडर कर लिया जाता है। इंग्लैंड जो है अपने अंडर कर लेता है इसको। देन उसके बाद की स्टोरी है यहाँ पे, ब्रिटिश नेशन जो है बना लिया जाता है। अब ये सारा का सारा जो है ब्रिटेन बन जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो ब्रिटिश नेशन है वो अपना एक ब्रिटिश फ्लैग बनाते हैं, ठीक है, यूनियन जैक जिसका नेम है, नेशनल एंथम बनाते हैं वो अपना एक गॉड सेव आर नोबल किंग, ठीक है। और उनकी जो इंग्लिश है वो उनकी लैंग्वेज है, ठीक है, उसको भी वो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। देन इसके बाद आपका टॉपिक बचता है यहाँ पे विजुअलाइजिंग द नेशन। हम नेशन को किस तरीके से देखते हैं, ठीक है, फेस ऑफ द नेशन, हमारे नेशन का फेस क्या है। तो यहाँ पे बताया गया पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेशन। जैसे हम कह देते हैं ना कि किसी एज अ पर्सन जब हम किसी नेशन को या देश को देखते हैं तो उसको पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया डिस्क्राइब थ्रू फीमेल फिगर, जैसे कि हम किसी फीमेल फिगर में अपनी कंट्री को दर्शाते हैं उसको बोलते हैं एलोग्री, ठीक है। एलेग्री के अंदर यहाँ पे जो इंडिया है, इंडिया को हम क्या कह के बोलते हैं, भारत माता, ठीक है। तो ये एलेग्री है, मतलब भारत माता जो हम नेम बोल रहे हैं इंडिया का। ये क्या है, एक तरह से हमारे नेशनल सेंटीमेंट्स को अराइज करती है, हमारी देशभक्ति की भावना पैदा होती है हमारी। अब जैसे इंडिया की एलेग्री भारत माता है, ठीक है, वैसे फ्रांस की मैरियन है और जर्मनी की जर्मेनिया है। ये लोग भी अपनी कंट्री को है, जो फ्रांस वाले वो मैरियन और जर्मनी को जर्मेनिया कहकर बुलाते हैं।
अब इसके बाद ये जो है आपका टॉपिक बचता है लास्ट इस चैप्टर का, जो है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। अब यहाँ पे आपको बताया गया कि नेशनलिज्म समटाइम जो है इम्पेरियलिज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है किसी भी कंट्री के लिए। अब इसके अंदर इम्पेरियलिज्म के अंदर होता क्या है, एक बड़ा सारा नेशन होता है, ठीक है, वो अपने छोटे छोटे जो आसपास के नेशन होते हैं इसके ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहता है, ताकि इसके ये जो टेरिटोरियल एरिया ये एक्सपेंड हो सके, बड़ा हो सके ये वाला एरिया, ठीक है, और अपनी पावर दूसरे छोटे छोटे मुल्कों के ऊपर, देशों के ऊपर जमाने लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टोरी आती है, मतलब इम्पेरियलिज्म को शो करने के लिए इन्होंने बाल्कन रीजन का एग्जाम्पल लिया। बाल्कन कहाँ पे है, यूरोप के अंदर है, ठीक है। अब ये जो बाल्कन रीजन है, यहाँ पे ओटोमन एम्पायर का रूल हुआ करता था, ठीक है। अब क्या होता है कि बाल्कन एरिया के अंदर ही रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस ये वहीं पर ही हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे क्या, तो ये जो ओटोमन एम्पायर है वो स्टार्ट हो जाता है कोलैप्सिंग होना, मतलब गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो सारी की सारी यहाँ पर आगे ये जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, ये क्या है, मतलब कि जो रीजन है ये क्या है, अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, किससे, ओटोमन एम्पायर से, कि ये कमज़ोर तो हो ही गया कि इससे अपने आप को क्या है हम अलग कर लें। अब ये जो सारे के सारे आपस में क्या करते थे, एक दूसरे से जेलसी भी बहुत ज़्यादा करते थे, ठीक है, और एक दूसरे के साथ ही लड़ते रहते थे ताकि अपना टेरिटोरियल एरिया और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकें, एक्सपेंड कर सकें, ठीक है, आपस में ही लड़ रहे हैं ये। तो क्या होता है कि अब ये लड़ना जब स्टार्ट कर देते हैं तो इसी को देखते हुए ब्रिटेन, जर्मनी, रशिया, फ्रांस जो है, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, वो आके क्या है इंटरफेयर करती हैं, इंटरेस्ट लेती हैं ज़्यादा बाल्कन रीजन के अंदर, कि बाल्कन रीजन के अंदर हम अपना कंट्रोल कर लें, ठीक है। तो उसको भी क्या बोलेंगे, इंपेरियलिज्म बोलेंगे। अब क्या होता है कि सून स्टार्टेड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो स्टार्ट हो जाती है जैसे ही ये कंट्रीज़ जो हैं बाल्कन रीजन के अंदर इंटरफेयर करना स्टार्ट करती हैं, उसी टाइम जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है, जो कि 1914 से 18 तक चलती है। जल्दी ही क्या होता है कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाती है। तो अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लग चुकी है, ठीक है, जैसे इन बड़ी कंट्रीज़ ने बाल्कन रीजन के अंदर इंटरफेयर करना स्टार्ट किया है। 1914 से लेके 18 तक ये जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलती है। अब वर्ल्ड वॉर के बाद जो है लोगों को समझ आ जाता है कि जो इंपेरियलिज्म है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। तो अब लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एंटी इंपेरियलिज्म मूवमेंट को जो है स्टार्ट करते हैं। जब ये स्टार्ट करते हैं तो अब क्या होता है कि लोगों को ये पता चल जाता है कि नेशनलिज्म गुड है, अच्छा है कंट्री के लिए, बट जो नेशनलिज्म है कन्वर्टेड इनटू इंपेरियलिज्म, अगर नेशनलिज्म अगर इंपेरियलिज्म के अंदर शिफ्ट हो जाता है या फिर कन्वर्ट हो जाता है तो वो हमारी कंट्री के लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको नोट्स जो हैं वो हेल्पफुल हैं और अगर आपको चैप्टर समझ में आ रहा है, बहुत ही ईजी वे के अंदर आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैप्टर को ज़रूर शेयर कीजिए, नोट्स भी शेयर कीजिए और प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाइए वीडियो पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।